नमस्कार, डीजारे विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश सरकार का बजट, शिवराज सरकार का आखिरी चुनावी बजट 1 मार्च 2023 को आने जा रहा है। निश्चित रूप से चुनाव के पहले का बजट है तो लोक लुभावन होना चाहिए, और जैसा कि शिवराज सरकार की रुचि है वो हमेशा किसानों, महिलाओं और बच्चों पर फोकस करती आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि कल जो बजट पेश होगा उसमें किसानों की और महिलाओं की बल्ले बल्ले हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, उसमें भी मध्य प्रदेश की प्रगति की तस्वीर दिखाई गई है। प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की बढ़ रही है, विकास दर बढ़ रही है, कृषि की विकास दर बढ़ रही है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ रहा है, और बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो है वो सक्षम और समृद्ध प्रदेश में तब्दील होता जा रहा है। शिवराज सरकार तो हमेशा से दावा करती रही है कि हमें विरासत में एक बीमारू प्रदेश मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन में और ख़ासतौर पर शिवराज जी के 20 साल के शासन में मध्य प्रदेश को जो है वो सशक्त और समृद्ध बनाया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने बड़ी मात्रा में कर्जा उठा रही है बाजार से। इस महीने में तो 12,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया गया है। तो कर्जे की एक अपनी सीमाएं होती हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर कि मध्य प्रदेश का जो बजट 1 मार्च 2023 को आने वाला है वो कैसा होगा, किसके हित में होगा, चुनावी होगा, आर्थिक चुनौतियों से कैसा निपटा जाएगा, राजस्व संग्रहण कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी मौजूद हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते हैं। कई वर्षों से अर्थशास्त्र के वे प्राध्यापक रहे हैं, बजट की बारीकियों को समझते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की बजट बनाने की कई समितियों में समय समय पर वे शामिल होते रहे, अपनी सलाह और सुझाव देते रहे। भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त मंत्री जी ने जो रखा है वो तो बताता है कि मध्य प्रदेश बहुत सशक्त हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि की दर भी हमारी बढ़ रही है, और 500 ट्रिलियन का हम योगदान भी देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य बजट भी हमारा बढ़ने वाला है, और महिलाओं का और कल्याण का जो बजट है, सामाजिक कल्याण का जो बजट है, उसमें भी बेतहाशा वृद्धि वो करने वाले हैं। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है जैसी दिखाई जा रही है, या ये आंकड़ों की माया नगरी है, आंकड़ों का मायाजाल है, बाजीगरी है? निश्चित रूप से इस समय पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2023-24 के बजट की ओर लगी हुई है। यह बजट कैसा होगा, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज 28 फरवरी को विधानसभा में मध्य प्रदेश का वर्ष 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ है, उसमें प्रदेश के विकास की एक बड़ी सुहावनी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले वर्ष 2022-23 के अंदर मध्य प्रदेश 16% की दर से आगे बढ़ा है। आर्थिक विकास 16% की दर से हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि बताई गई है। मध्य प्रदेश की विकास दर में 7% की वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि दर है देश की कुल वृद्धि दर की तुलना में अधिक है। और इन सब के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी 5.7% की वृद्धि हुई है। हालांकि जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय हमारी है 92,000 के आसपास, उससे ये बहुत कम, हम 65,000 के आसपास है मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में हम अभी पीछे हैं। करीब 65,000 रुपये वार्षिक की प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय की तुलना में हम तुलनात्मक रूप में पीछे हैं, लेकिन विकास दर के मामले में देश की विकास दर इस समय जो 6.7% है, उसकी तुलना में अभी हम बढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर दिखाई दे रही है बजट की, वो तस्वीर ये है कि इस साल का जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल के बजट की तुलना में इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। पिछली बार लगभग 2,97,000, पिछली बार 2,97,000
करोड़ रुपए का जो बजट तो था, इस बार 3 लाख पार कर जाएगा। 3 लाख से ज़्यादा, 3.25 लाख के ऊपर होगा। और जो आधार बताया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और प्रदेश की जो विकास दर है उसमें वृद्धि हुई है और राजस्व में वृद्धि हुई है। और कोविड-19 की जो चुनौतियां थी, वे चुनौतियां लगभग समाप्त हो गई है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए बढ़ते हुए प्रदेश का जो बजट है वो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। चूंकि ये शिवराज सरकार का आखिरी चुनावी बजट है, 240 दिन अब चुनाव में बचे हैं और चुनाव में जाने के पहले का सरकार का ये बजट है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी के दिमाग में, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में 2023 का विधानसभा चुनाव है जिसमें सरकार वापस लौटना चाहती है। तो बहुत सीधी सी बात है कि सरकार शांता क्लास बन जाएगी। आप कह ही रहे हैं कि सुहानी आर्थिक तस्वीर पेश की गई है, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत लोक लुभावन बजट आना चाहिए। क्या चुनावी दबाव वित्त मंत्री पर, क्या चुनावी दबाव रहे होंगे, शिवराज जी पर क्या चुनावी दबाव रहे होंगे इस बजट को बनाते वक्त? निश्चित रूप से इस बजट की जो तस्वीर दिखेगी उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2023 का प्रदेश का बजट होगा और 2023 के अंदर सरकार की वापसी कोई सरल काम नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी ताकत के सामने खड़ी हुई है। तो ऐसे में ये जो बजट है, इस बजट की तस्वीर में साफ दिखाई देगा कि इसमें लोक लुभावन जितनी योजनाएं होंगी वे पिछले बजटों की तुलना में अधिक होगी। और ये लोक लुभावन बजट इसलिए भी होगा क्योंकि सरकार के पास में आर्थिक संसाधन भी बढ़े हैं और सरकार को विभिन्न वर्गों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना है। और उसके साथ साथ वित्त मंत्री को यह भी ध्यान रखना है कि कहीं जो विकास दर इस समय बढ़ती हुई है तो उसमें कोई कमी नहीं आ जाए। तो बजट के एक सिक्के के ऊपर तो निश्चित रूप से लोक लुभावन घोषणाएं होंगी और दूसरे सिक्के के ऊपर ये भी, सिक्के के दूसरे पहलू पर यह भी होगा कि विकास दर भी बढ़े। और जो जिस तरह से प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में गेहूं का निर्यात पूरे देश की तुलना में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा है। गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश उत्पादन हमने पंजाब से ज्यादा किया, पंजाब को पीछे पंजाब से सारे उत्पादन, खासतौर से गेहूं के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कृषि क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी है, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, 5 बार। तो ये प्रदेश की बड़ी ताकत है। तो ये जो बजट होगा इसमें एक तरफ तो जो फोकस होगा वो चाइल्ड बजट के रूप में भी होगा, जैसे गए बार चाइल्ड बजट में फोकस हुआ, और कृषि बजट के रूप में भी फोकस होगा। और नई बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव की बात भी है, सरकार की बात भी है और आम आदमी के कल्याण की बात है, वो ये महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पे ये बजट बहुत अधिक फोकस करते हुए दिखाई देगा। भंडारी जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बोलता हूँ, कि उन्होंने कहा कि भाई 60 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलेगा, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आयु नहीं, कोई वर्ग नहीं। और 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाओं को अभी सामाजिक पेंशन मिलती है 600 रुपये की, उसको भी बढ़ाकर वो 1000 कर देंगे, 400 रुपये उसमें भी जोड़ के महिलाओं को देंगे। और लगभग 1.5-2 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी और साल भर में 12,000 करोड़ का एक बोझ मध्य प्रदेश के खजाने पर इससे आएगा। और बहुत ही उत्साहित है मुख्यमंत्री जी इस योजना को लेकर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को कहा कि इसका बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए और ये हमारी सरकार में वापसी कराने वाली योजना साबित होगी। लेकिन मैं अर्थशास्त्री के नाते आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री चूँकि जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और चुनाव में जाने की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो लोक लुभावन घोषणा करना किसी भी राजनीतिक दल की और किसी भी राजनेता की मजबूरी होती है। लेकिन एक अर्थशास्त्री के नाते ऐसा राज्य जो हर महीने हजारों करोड़ रुपए का लोन लेता हो, कर्जा लेता हो, इस महीने मध्य प्रदेश सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ऋण लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हम ऋण लेकर, कर्जा लेकर घी पी रहे हैं? प्रतीक जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर इस समय 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज की गठरी है। प्रदेश ये जिस अगर तरह हम से नागरिक से देखें तो एक नागरिक पे कितने रुपए का कर्जा हो जाए, कभी आपने लिखा हो कहीं अपने लेख में? प्रत्येक नागरिक के ऊपर जो कर्ज होगा वो उसकी देने की जो व्यक्तिगत क्षमता है उससे अधिक का होगा इसके अंदर। पर 3 लाख करोड़ रुपए की जो गठरी है
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है प्रदेश सरकार के ऊपर। और ख़ास बात ये है कि हर साल इस कर्ज के बोझ में वृद्धि होती जा रही है। तो ये जो बजट है, इस बजट में भी चूंकि चुनावी ये बजट है और 2023 के अंदर चुनाव है, तो चुनाव के पहले का अंतिम बजट होने के कारण निश्चित रूप से वित्त मंत्री कहीं इस बात को नज़रअंदाज करते हुए दिखेंगे कि कर्ज की जो गठरी है और न बढ़ने जाए, इसको वो नज़रअंदाज बजट में अब करते अगर हुए ये दिखाई योजना देंगे। लागू हो गई जो जिसको मुख्यमंत्री जी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और है भी, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का कर्जा बढ़ना ही है, क्योंकि हर साल 1,000 करोड़ रुपए तो केवल इसी हर महीने 1,000 करोड़ रुपए तो केवल इसी में जाना है। ये बहुत बड़ी बात है और मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, प्रदेश में सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना ये नए बजट में उभर कर दिखाई देने वाली योजना है। और जैसा आपने कहा कि 23 वर्ष से लगा के 60 वर्ष तक की वे विवाहित महिलाएं जिनकी आमदनी वार्षिक रूप से 2.5 लाख रुपए से कम है, उन सबको 1,000 रुपये मासिक यानी 12,000 रुपये वार्षिक सामाजिक सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा। ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ भी होगा और सरकार की भाषा में इसे सामाजिक कल्याण की व्यवस्था कहा जा रहा है। दूसरी बात, वे बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें अभी 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, उनकी जो सामाजिक पेंशन है उसमें भी 400 रुपये की वृद्धि की जाएगी, तो उन्हें भी साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के ये जो योजनाएं महिलाओं के कल्याण से संबंधित हैं, एक अनुमान है कि करीब 1,75,00,000 महिलाएं सरकार की इस योजना से लाभान्वित होंगी और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक होगा महिलाओं का। 12,000 रुपये साल भर के मिलना, 1,000 रुपये प्रति माह मिलना और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वोट बैंक होगा और महिलाओं के चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट इस योजना से आते हुए दिखाई देगी। आपने एक वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वोट बैंक की राजनीति अर्थनीति पर भारी पड़ रही है? केंद्र की सरकार है, वो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है पिछले कई सालों से। बहुत सारे राज्य में किसी एक राज्य की बात नहीं करता है जहां सब कुछ फ्री है, फ्री बांट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे आपत्ति ले रही है, फ्री विंस की बात चल रही है। केजरीवाल का नाम बदनाम है, लेकिन बाकी सारे मुख्यमंत्री भी उसी राह पर हैं। और मध्य प्रदेश में भी अगर आप कह रहे हैं कि 2.25 लाख करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये महीना मिलेगा और 23 साल से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा, तो ये जो फ्री हम पैसा जो पहुंचाने जा रहे हैं, क्या इस बजट से हटके, मध्य प्रदेश के बजट से हटके मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये हमारी पॉलिसी, एक तो हम मुफ्तखोर लोग पैदा नहीं कर रहे हैं, क्या हम फ्रीखोर लोगों को पैदा नहीं कर रहे हैं, और क्या हम हमारी अर्थव्यवस्था को गर्त में नहीं धकेल रहे हैं, और इस तरह से जो टैक्स पेयर हैं उन पर हम बोझ नहीं लाद रहे हैं, और क्या ये किसी भी स्वाभिमानी और स्वावलंबी राष्ट्र के लिए उपयुक्त है कि हम मुफ्तखोरों की तादाद बढ़ा दें? प्रतीक जी, तीनों बातें बिल्कुल सही है कि जो वोट बैंक की राजनीति है वो अर्थनीति के ऊपर भारी पड़ रही है और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जब बहुत अधिक अनुपयुक्त सामाजिक कल्याण हो जाता है, आर्थिक कल्याण हो जाता है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश के कई प्रदेशों के अंदर ये चुनौती लगातार दिखाई दे रही है। हम उसके बारे में, उसकी कमियों के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जब जब चुनाव में जीतने की बारी आती है तो फिर वही बात, सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा दिए जाते हैं। कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, हम अब उसका दुरुपयोग करने लगे हैं। निश्चित रूप से अधिकांश राज्यों के अंदर ये बात सामने आई है कि वो कल्याणकारी जो योजनाएं होनी चाहिए वो एक अपनी सीमा के बाहर है और उनका सीधा संबंध चुनाव जीतने से है। और स्थिति ये भी है कि सभी राज्यों के अंदर यदि सामाजिक कल्याण के ऊपर, जन कल्याण और आर्थिक कल्याण के ऊपर, बहुत पंजाब, ये लोग तो कंगाल होने की स्थिति में आ गए और कंगाल होने की स्थिति में है। उसके बाद में भी वे इन्हीं के आधार पर जीते हैं कि हमको तो वोट के लिए आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना है, मगर वो एक अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे प्रदेशों में भी है, पंजाब में भी है,
हरियाणा में भी है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि राजस्थान कहीं हम में। श्रीलंका की राह पे न चले जाएं, जो श्रीलंका की हालत हुई वो भारत की ना हो जाए। निश्चित रूप से ये सारे कैबिनेट ये सेक्रेटरी ने और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री के सामने पॉइंट रखा था। श्रीलंका का एक उदाहरण सरकार के सामने आया है और 6 महीने पहले प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन उपयुक्त नहीं है कहने के बाद में भी ये बढ़ता गया है। वो खुद भी 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक निःशुल्क राशन देना, ये केंद्र सरकार की है और इससे भी जन कल्याण है, आर्थिक कल्याण कहा जा रहा है। तो राज्य भी क्यों पीछे हटे? और ख़ासतौर से जो चुनाव सामने दिख रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी कहीं पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भंडारी, मैं ये जानना चाहता था कि पेट्रोल डीजल को लेकर मध्य प्रदेश का नागरिक बहुत परेशान है, बहुत बेताशा कीमतें हो गई हैं और उस वजह से महंगाई बढ़ रही है। डीजल की दामों में वृद्धि का महंगाई से बहुत संबंध है। पेट्रोलियम कंपनियां बेताशा मुनाफा कमा रही हैं। आपने कई बार, हमने आपके प्रोग्राम में भी कहा कि भाई कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है 6 महीने से, लेकिन पेट्रोल के दामों में या डीजल के दामों में गिरावट नहीं है। अब इस बजट में भी हम ये क्या, अब ये उम्मीद तो दिख नहीं रही, क्योंकि जिस तरह की लोक लुभावन घोषणा होनी है, चुनावी बजट है, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस तरह की लोक लुभावन घोषणा होनी, तो क्या कोई राज्य सरकार, शिवराज जी की सरकार, क्या आपको लगता है कि अपने हिस्से का कोई टैक्स कम करती पेट्रोल पर, डीजल पर, तो शायद चुनाव में ज़्यादा फायदा मिलता? निसंदेह ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि सरकार कहीं पेट्रोल और डीजल पे उनके हिस्से का जो टैक्सेशन है वो कम करे, क्योंकि अभी जितने भी बजट आए हैं, पिछले 3 महीनों के अंदर 7 प्रदेशों के बजट आए हैं, किसी भी प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल पे किसी भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से का टैक्स कम नहीं किया है। तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा जी कहीं पेट्रोल और डीजल पे सरकार ने भी नहीं कम किया। करे। पहले एक बार जरूर मोदी जी ने कुछ चुनावों के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले थे, तब कुछ कर दिया था कम, लेकिन अब तो उन्होंने भी कुछ कमी नहीं दिखाई है। कोई संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ ऐसी कमी आए जिनसे कोई राहत मिले, क्योंकि प्रदेश सरकार और देश सरकार का भी सबसे बड़ी जो आमदनी का जरिया होता है वो क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल की कमाई से ही होता है, या एक्साइज, शराब की कमाई एक्साइज, ये होता है। और पेट्रोल डीजल तो पहले क्रम पे आता है। तो कोई भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी आमदनी को वो कहीं अपने हाथ से जाने दे, क्योंकि सरकार के खर्चे तो बढ़ने हैं, लोक लुभावन बजट होगा, चुनावी बजट होगा, सब होगा, तो सरकार की आमदनी भी कहीं कम न हो जाए। पेट्रोल डीजल पे राज्य सरकार का जो हिस्सा उसको कम करके, ऐसी तो संभावना नहीं दिखती। कल मुख्यमंत्री, क्या वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कौन सी बहुत लोक लुभावन घोषणा करते हुए दिख सकते हैं? आपका जो इतना बड़ा वास्ट अनुभव है और मध्य प्रदेश की कई बार बजट समितियों में आप रहे हैं, अपने सुझाव देते रहे, तो आपको लगता है कि कुछ और ये अपना शांता क्लाज अपना झोला खोलेगा और उपहारों की झड़ी लगाएगा? सबसे बड़ा उपहार तो इस बजट में महिलाओं के लिए होगा। लाडली बहना योजना इस बजट की सबसे चमकती हुई योजना होगी। इसकी घोषणा कर चुके हैं और वो लागू होगी। इसके अलावा जो लाडली लक्ष्मी योजना है, मेधावी छात्रों की योजना है, और ख़ासतौर से नई शिक्षा नीति इस बार मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू होनी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस बजट में, डिजिटल एजुकेशन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बजट में होगा। बुनियादी ढांचा, सरकार का प्रयास होगा कि बुनियादी ढांचे के माध्यम से रोजगार भी बढ़े और लोगों की दिक्कतें भी कम हो गई। स्वरोजगार योजनाएं होंगी इस बजट के अंदर, पिछले सारे बजट की तुलना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं होंगी। और इन सब के साथ साथ मेक इन मध्य प्रदेश एक बार फिर से चमकता हुआ नारा होगा और सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई घोषणाओं के साथ इस बजट में सामने आ सकती हैं। पटनायक साहब, आप चाहे केंद्र का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, पिछले कई सालों में मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। किसानों के लिए बहुत बात की जाती है, उनके लिए घोषणाएं भी बहुत होती हैं, महिलाओं का आप कह रहे हैं, बच्चों के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो ना इधर है ना उधर है, वो 1,000 का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि उसकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, और इतनी महंगी कीमत का पेट्रोल डलवा नहीं सकता क्योंकि उसकी आय जो है वो करोड़ों में नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जो मिडिल क्लास है, जो रोज हर महीने की 20 तारीख के बाद आटे दाल और सब्जियों की खरीदने का हिसाब लगाता रहता है और कभी अपनी जेब को देखता है तो कभी सब्जियों के भाव को देखता है, उस मिडिल क्लास के आदमी के लिए सरकारें कब सोचेंगी और क्या इस बजट में उस मिडिल क्लास के लिए कुछ आपको लगता है कि कुछ सोच होगी? यदि हम केंद्र सरकार का बजट देखें तो केंद्र सरकार के बजट में इस बार मिडिल क्लास के लिए राहत दी गई है। खासतौर से जो छोटे इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए तो विशेष राहत दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के इस बजट के अंदर कहीं मध्यम वर्ग के लिए कोई अलग से राहत होगी, ऐसी कोई संभावना सरकार की कोई टिप्पणी, वित्त मंत्री की टिप्पणी कोई उभर कर दिखाई नहीं दी है और नहीं ऐसी कोई संभावना है कि मिडिल क्लास के लिए अलग से कोई राहत दी जाए। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, जो स्वरोजगार है, जो मिडिल क्लास से संबंधित हैं, उनके लिए इस बजट में अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान होंगे और उससे प्रदेश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वे जरूर लाभान्वित होंगे। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से राज्य सरकारों के बजट का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं करते आम आदमी। निश्चित रूप से अब सब कुछ केंद्र में ही है और महंगाई ऐसा विषय है जो केंद्र के हाथ में हो गया, उसमें राज्य सरकार की कोई बहुत भूमिका नहीं है। जीएसटी वहाँ से जो टैक्सेशन 21 और 24% के जो टैक्स लग रहे हैं उसकी वजह से महंगाई है। और आम आदमी, या आप उसको मिडिल क्लास कह लें या आम आदमी कह लें, महिलाएं कह लें, ठीक है महिलाओं को आप 1000 रुपये देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो महिला जिसको 1000 रुपये मिलने वाले हैं वो भी महंगाई से बहुत परेशान है। दूध के दाम 2 रुपये बढ़ने वाले हैं, 60 रुपये किलो दूध होने वाला है। तो सब्जियां में आग लगी हुई है, किराना महंगा हो गया, आटा और सब्जी अगर आप बात करें तो पिछले 2 साल में किराने के कुछ आइटम तो ऐसे हैं जिनमें 200-150% तक की वृद्धि हुई है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 70 से लेकर 250% तक की वृद्धि हुई है। तो हालात आम आदमी के एक रसोई की बहुत खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट सरकारें बढ़ा रही, लेकिन घर का बजट भी शिक्षा और स्वास्थ्य का बिगड़ा है। तो ऐसी समय में, और ये चुनावी वर्ष है, कुछ महंगाई में राहत नहीं मिलना चाहिए? प्रतीक जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो घर के बजट बिगड़ रहे हैं उनके बिगड़ने का कारण खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होना है। तुलनात्मक रूप में हमारे देश में वस्तुओं की जितनी कीमतें बढ़ी हैं उनमें खाद्यान्न की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं और खाद्यान्न का संबंध एक आम आदमी से भी है, मध्यम वर्ग से भी है, सभी वर्ग से है। हाँ, रोटी तो सबको खानी है, सभी को खानी है। तो ये जरूर है कि अब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी नए बजट के अंदर कहीं कोई नया कर नहीं बढ़ाएं और कोई नया कर नहीं लगाएं, और संभावना यही है कि ये जरूर राहत होगी, न कोई नया कर लगेगा और न कोई जो कर है उनके अंदर कोई बढ़ोतरी होगी। तो ये एक परिदृश्य कम से कम थोड़ी सी राहत दे सकेगा। लेकिन ये भी सरकार को देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन है वे खाद्यान्न प्रदेश के अंदर कम से कम कीमतों पर आम आदमी तक पहुंचे, ये भी एक राहतदायी कदम उठाया जाना होगा। डॉक्टर साहब, राजस्व कैसे जुटाएगी सरकार? देखिए, लोक लुभावन घोषणा करना बहुत आसान है, वो तो आप मुझे वित्त मंत्री बना दीजिए, मैं बहुत सारा उपहारों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन चुनौती जो है, वो चैलेंज जो होता है किसी वित्त मंत्री के सामने, किसी सरकार के सामने, वो होता है राजस्व को जुटाना। आप टैक्सेशन में सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आप इतने बढ़ा चुके हैं कि अब और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे समय में कर्जा तो हम ले ही रहे हैं, 12,000 करोड़ तो इसी महीने ले लिया है, 3 लाख करोड़ का हो गया है। तो क्या कर्जे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी हमको सूझ रहा है? निश्चित रूप से वर्ष 2023-24 का जो प्रदेश सरकार का बजट है उसे बनाना कोई सरल काम नहीं रहा है। वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौती रही है। चाहे प्रदेश सरकार की आमदनी बढ़ रही है, कोविड-19 के बाद आमदनी में वृद्धि हुई है और पिछले साल प्रदेश के राजस्व में 16% वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बाद भी चुनौती तो सामने बनी हुई रही है। सीमित संसाधनों से असीमित ज़रूरतें, चुनाव के लिए ज़रूरतें, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ज़रूरतें और विकास दर को भी बढ़ाए रखने की, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना कोई सरल काम नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि चूँकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है और ये आर्थिक सर्वेक्षण का भी एक महत्वपूर्ण घटक है कि पिछले साल 2022-23 के अंदर 16% की वृद्धि हुई है राजस्व में। तो ये मान के चलें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ाने के लिए जो वसूली पक्ष है उसके ऊपर बहुत अच्छा कार्यान्वयन किया जाना जरूरी होगा। दूसरी बात,
सरकार को बहुत सावधानी से ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 3 लाख करोड़ रुपए की गठरी प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ा बोझ बन के दिखाई दे रही है, उसको और नहीं बढ़े, और ख़ास तौर से राजकोषीय घाटा इस बजट के माध्यम से और नहीं बने। ये सारे चातुर्य वित्त मंत्री के द्वारा नए बजट में किए जाने होंगे, और तभी ये बजट बहुत अधिक सार्थक रूप से बनते हुए दिखाई दे सकेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भंडारी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज सरकार का ये आखिरी चुनावी बजट है, तो जाहिर है कि कल जब बजट प्रस्तुत होगा तो बहुत मनोहरकारी, बहुत सुहाना, बहुत ही लोक लुभावन और जनहितैषी कल्याणकारी बजट आएगा। और शिवराज जी की तो इसमें मास्टरी भी है, वो जिस तरह से जनता के लिए अपना खजाना खोलते हैं, बड़े दिल के उदार दिल के मुख्यमंत्री हैं, और वो घोषणाएं करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। बहुत ही दिल खोल कर, दिल फरियाद कर कर वो अपनी घोषणाएं करते हैं। और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए तो उनके मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में जो ममत्व है वो हम समय समय पर देखते आए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाने की योजना हो, वो हमेशा से ही इस वर्ग के लिए हमेशा से दरिया दिल रहे हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडली बहना योजना ये लागू होने जा रही है और हो चुकी है, तो इसके लिए भी एक बजट रखा जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की जनता पर 3 लाख हज़ार करोड़ का लोन है, ऋण है, वो भी एक चुनौती है, राजस्व संग्रहण भी एक चुनौती है। लेकिन बावजूद इसके, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश इन चुनौतियों से पार पाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन, सुहाना, मनोहरकारी, लोक लुभावन बजट के लिए तैयार है। चुनाव है तो जाहिर है साहब, जनता को खुश करना किसी भी सरकार की कर्तव्य भी है और मजबूरी भी है। देखते रहिए DJNI न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।